नमस्कार। हमारे साथ हैं नमस्कार। जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष त्रिपाठी, जिनसे हमने कल बात की थी कि ज्योतिष क्या सही है या गलत है। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष रोजमर्रा की जिंदगी पे हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट देता है और ज्योतिष के बेसिक्स क्या हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पंडित जी, ये बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी पे कैसे इम्पैक्ट देता है और इसके बेसिक्स क्या है। जी। सभी देखने वालों को जय महाकाली। अ, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ज्योतिष में किस प्रकार से हम अंधश्रद्धा या अंधभक्ति को खत्म कर सकते हैं। जैसे जो लोग कहते हैं कि ढकोसला, उनको भी ये जानना चाहिए कि ये ढकोसला नहीं है, ये प्रॉपर एक साइंस है। उसको जानने के लिए हम एक चीज पे आते हैं कि जैसे एक ही टाइम समय पे पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, ज्यादा नहीं कहता मैं, 10 बच्चे पैदा हुए होंगे, और वो जो 10 बच्चे होंगे उनकी कुंडली एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यथार्थ में यदि उतर कर देखा जाए तो एक जैसी कुंडली होते हुए भी वो बच्चे जो हैं एक जैसा फल प्राप्त नहीं करते हैं। कोई तेंदुलकर बन जाता है और कोई कहीं पता भी नहीं चलता कि कहाँ है। यानी कि आपकी कुंडली, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कि 23% आप पर असर डालती है। बाकी सब कुछ जो है वो आपके खान पान पर, आपके कुल खानदान पर, आप जिस खानदान में पैदा हुए उस गोत्र पे, जिस ऋषि मुनि से आपका पीछे से जो जुड़ा हुआ है उस पर, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। हम उन चीजों के देखने के बाद हम अपने ज्योतिष के थ्रू उनके उपाय करके उन चीजों को सुधार सकते हैं। हम उस लेवल पर तो नहीं जा सकते जो हम, क्योंकि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम उसको बेहतर कर सकते हैं ताकि हमें आज की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद उसकी कुंडली में एक छोटा सा दोष जो आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है, प्रखरता से, प्रचुरता की मात्रा में हम भी देखते हैं, पितृदोष। यदि पितृदोष आ जाता है तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित वो उस खानदान में पैदा हुआ जहां उसको पितृदोष लग गया। अब उसकी कुंडली में यदि किसी प्रकार का, कैसा भी राजयोग बनता हो, उसके बावजूद भी वो बच्चा कहीं ना कहीं सफर करेगा, क्योंकि उसके घर पर पितृदोष लगा है। पितृदोष कुंडली में लगता जरूर है, दिखाई देता है, लेकिन उसका दोष पूरे परिवार पे, यानी जिस परिवार में, जिस कुल खानदान में पैदा हुआ, कुल खानदान पर होता है। यानी कुंडली जो है वो एक तरह से तिजोरी में बंद हो जाती है, और उस तिजोरी के ऊपर लगा हुआ एक ताला है जिसका नाम है पितृदोष। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि पंडित जी, हमारी कुंडली हमने बहुत लोगों को दिखाई, और हमारी कुंडली में जिस प्रकार का योग बनता है वैसा फल हमें नहीं मिल रहा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे दोष होते हैं कुंडली में जो कुंडली से देखे जाते हैं, लेकिन वो कुल खानदान पर लगे होते हैं, और उनका निवारण करके ही कुंडली को खोला जा सकता है। जैसे कि वैदिक रीतियों के अनुसार मंत्रों को कीलित किया गया। जब भी हम किसी मंत्र को पढ़ने के लिए या जाप करने के लिए करते हैं, तो ये बहुत प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है कि आपको गुरु दीक्षित होना जरूरी है। यदि आपका कोई गुरु होगा तो वो गुरु ही बताएगा कि इसके निष्कीलन की क्या प्रक्रिया है। और जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो आपको वो एक रूल दे दिया जाता है, गेट दे दिया जाता है, गेट में पास दे दिया जाता है, जिसके थ्रू आप उसमें एंटर करके उनको निष्कीलन करके उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुंडली भी कई बार कुछ लोगों की लॉक होती है, उसको खोलना पड़ता है। तो लगने वाले दोषों के आधार पर ही देखकर बताया जाता है कि इसमें ये दोष है, ये परिवार पे लगा है। ये उस व्यक्ति को नहीं करना, उस परिवार के मुखिया को करना है, जिससे कि घर के सभी लोग सुखी हों। ये तो हो गया रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले अप एंड डाउन के हिसाब से कुंडली क्यों फलित होती है और क्यों फलित नहीं होती, उसके ऊपर। अब आइए, हम यदि किसी की कुंडली देखते हैं और देखने वाला व्यक्ति जानकार है, तो वो पैदा होने वाले बच्चे की कुंडली बनाते समय ही लिख देता है कि ये व्यक्ति आगे चल के कौन सी स्ट्रीम में अपना कैरियर बनाएगा। जबकि होता क्या है, नॉर्मली कुंडली जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे कई सारे ग्रह कई बार आपके 10वें और 11वें भाव पे प्रभाव डालते हैं, तो आप उस हिसाब से करते हैं। जैसे मेरी कुंडली के 10वें भाव पर इलेक्ट्रॉनिक्स का योग बनता है, चूंकि राहु है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की। मैं कंप्यूटर साइंस में गया, और कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद मैंने हार्डवेयर का डिप्लोमा किया। तो अब मेरी कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा का भी योग बनता है, जो कि ज्योतिष की तरफ ले जाता है, तो मैं ज्योतिष में भी आ गया। जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा, ज्यादा प्रबल होगा, आपका करियर उस दिशा में फिट हो जाएगा और चलेगा।
तो हम किसी भी बच्चे की कुंडली को जब बच्चा पैदा होता है उसी समय में देखकर होने वाले ग्रहों के प्रभाव के अनुसार बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इस कैरियर क्षेत्र में ज्यादा सफल और जिनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं वो जरूर चलेगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से आने वाले बच्चे के हिसाब से कब वो बीमार पड़ेगा, कब उसका समय अच्छा चलेगा, कब उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, कब उसमें दिक्कत आएगी, कब उसको घर परिवार से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो हॉस्टल में पढ़ेगा या घर परिवार के साथ रहेगा, कब उसके परिवार के कौन से सदस्य का उसका साथ छूट जाएगा। कुंडली को जितनी ज्यादा गहराई से देखा जाए उतना ज्यादा गहराई से उसको जाना जा सकता है। अब कोई भी बेसिक वाली बात करते हैं, कोई भी जब बच्चा या आदमी पैदा हो रहा है तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में ही पैदा होगा। वो जैसे सब सर्वप्रथम मेष राशि, फिर वृष राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, फिर सिंह राशि, फिर कन्या राशि, फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के स्वामी भी अलग अलग हैं। तो बच्चा जिस राशि में पैदा हुआ उस ग्रह राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में क्या है, इसको देखने के बाद ये पता चलता है कि ये बच्चा पढ़ने में तेज होगा या नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से कुंडली के अलग अलग भाव हैं, उन भावों को देखने के पश्चात ये पता चलता है कि किस चीज में कहाँ से क्या जानकारी ली जाए कि इसके बारे में कुछ भी बताया जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक कुंडली खींचते हैं और कुंडली के प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव को अभी हम कोई बच्चे को ये नहीं देखे कौन से लग्न में पैदा हुआ, कौन सी राशि में पैदा हुआ, इस बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के पश्चात उस बच्चे का जो प्रथम भाव है, हम बेसिक ज्योतिष के हिसाब से मानते हैं कि वो मेष राशि में है और मेष राशि का स्वामी सूर्य होता है। यदि सूर्य लग्न में बैठा हो, मेष राशि का ही जातक हो, तो वो बच्चा अपने आप में एक दिव्य बच्चा हो सकता है, क्योंकि सूर्य का घर भी प्रथम घर बताया गया, मेष राशि का घर भी प्रथम घर बताया गया। अगर मान लीजिए प्रथम भाव में कोई दूसरी ही राशि हो और फिर भी सूर्य वहां बैठा हो तो भी योग कारक होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ज्योतिष के फॉर्मूले हैं जिनको जानना चाहिए। और लोग जो है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले के जमाने में बेसिक नॉलेज जो थी वो कराई जाती थी जाति वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो पुराने जमाने में जब पूजा पाठ पढ़ाया जाता था तो पूजा पाठ के साथ में ज्योतिष को इंक्लूड किया जाता था। तो लोग जो सीखते थे उनको मालूम होता था। मैं आज की डेट में जैसे हम भी गणनाएं करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है या तो लैपटॉप की जरूरत पड़ती है या हम अपने हाथों से भी गणनाएं करते हैं, कई बार निकालते हैं, कॉपी पेन पे भी निकालते हैं जैसा कि हमने सीखा हुआ है। तो प्राचीन काल में जैसे कि मेरे नाना जी ही थे, वो हाथों की उंगलियों पर गिनती कर कर बता दिया करते थे कि आने वाला समय कैसा है। आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हाथों पे गिनती करना, लेकिन पुराने जमाने के लोग सबसे पहले पंचांग पढ़ते थे और पंचांग को ऐसा रट लिया करते थे कि आपको हाथों की गिनती पे बता दिया करते थे। जी रोहित जी। अच्छा, एक चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे कोई हम्म। व्यूअर्स हैं जो कि पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम अगले बार जब प्रोग्राम करेंगे उसमें उनका सो सवाल ले लेंगे। पंडित जी, ये तो जी आपने बताया। अच्छा, ये बताइए, क्या राजयोग सही होता है? जो बोलते हैं कि राजयोग या नीच भंग राजयोग, क्या इसमें सच में राजयोग आता है या ये सब ऐसे ही आया और नहीं किसी को कोई फल मिला? देखिए, मैंने बताया कुंडली यदि लॉक है तो किसी प्रकार के योग का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली लॉक नहीं है और फलित में है तो राजयोग होता है। किसी का राजयोग प्रबल होता है, किसी का कमजोर होता है। देखिए ज्योतिष में उच्च राशि, नीच राशि, फिर उच्चांश और नीचांश, कितने अंश पर राशि उच्च होगी, कितने अंश पर राशि नीच होगी, कितने अंश पर ग्रह उच्च होगा, कितने अंश पर ग्रह नीच होगा, इसके हिसाब से जो भी योग लगा है, जिस घर में लगा है उसका फलित होता है। राजयोग यदि है तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जिस प्रकार से कि हम घर में लाइट के लिए बल्ब लगाते हैं, तो हम 5 वाट का बल्ब लगाएंगे तो हमें उतना प्रकाश मिलेगा, हम 10 वाट का लगाएंगे तो उतना मिलेगा, 25 वाट का लगाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, 50 वाट का लगाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, 100 वाट का लगाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्रहों की और राशियों की पावर को देखा जाता है कि वो कितना प्रबलता से वो योग लगेगा। आज की डेट में ज्योतिष करने वाले लोग राशि के अंश और जो राशि के अंश और वो जो व्यवस्था होती है, डिग्री कला जो होती है, उसको नहीं देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस राशि में बैठा है तो उच्च हो गया,
अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहों की कुछ स्थिति ये भी होती है कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं, कुछ जागृत होते हैं, कुछ बाल अवस्था वाले होते हैं, कुछ युवा अवस्था वाले होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, कुछ प्रौढ़ होते हैं, कुछ मृत अवस्था में होते हैं। अब मान लीजिए कोई ग्रह अपने गोचर काल में सुप्त अवस्था में है, तो वो तो फल नहीं देगा क्योंकि सोया हुआ है, तो उसको जगाना पड़ेगा। लेकिन कोई ग्रह मृत अवस्था में है, तो उसमें कितना ही फूक मार लीजिए उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। हम्म। मैं एक तो बार इस फिर से प्रकार बोलना से चाहूंगा जो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, जी हमारे जो भी व्यूअर्स पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कर दें, हम सवाल पूछ लेंगे। पंडित जी एक चीज के आप तो बहुत सारी जन्म पत्रियां देखते हैं, क्या बहुत सारे लोग आते हैं अपने निवारण के लिए, क्या ऐसा जी हो सकता है कि कोई भी ग्रह अपना फल नहीं दे रहा तो उपायों से उनको फल मिल जाए? ऐसा कभी हुआ है कि मतलब पहले वो दिक्कत में थे और उपायों के बाद उनको बड़ा फायदा हुआ? हाँ, होता है। देखिए, उपाय आप जब भी किसी को बताएं तो सर्वप्रथम तो ये जांच लें, इस बात पर पहले क्लियर हो जाएं, कोई भी ज्योतिष करने वाले व्यक्ति या जो व्यक्ति उपाय कर रहा है वो भी उनसे पहले एक चीज क्लियर कर ले कि जब हम किसी चीज का कोई उपाय कर रहे हैं तो हमें उसका अगर इफेक्ट मिलना है तो पॉजिटिव मिले या वो न्यूट्रल रहे, नेगेटिव साइड में ना जाए। क्योंकि उपाय दोनों तरह से मिलते हैं। कुछ उपाय इस प्रकार के होते हैं या तो वो पॉजिटिव करेंगे या वो नेगेटिव करेंगे, लेकिन कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं कि वो पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारी मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग लोगों का अलग अलग मान्यता है, मगर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। कुंडली में ग्रह नीच हो गया तो हम उसकी अंगूठी पहनाते हैं लोगों को, और अंगूठी पहनाने के बाद ये कहा जाता है कि भाई उसका जो फल है वो नीच का खत्म हो जाएगा, वो पर ग्रह अच्छा फल देने लगेगा। अब इसको एक सिंपल उदाहरण में हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पीता है और हमने उसको बलवान कर दिया, तो यानी वो बलवान होगा तो कैसे बलवान होगा? या तो हमने उसको पैसे दे दिए, या हमने उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं। तो क्या वो शराब पीना छोड़ देगा या वो और ज्यादा पीने लगेगा? जिसकी प्रवृत्ति ही शराब पीने की हो तो वो और ज्यादा शराब पीने लगेगा। तो रत्न विज्ञान के हिसाब से जब कुंडली में कोई ग्रह खराब हो तो उसका रत्न पहनाने से पहले उसको ये चीज देख लेनी चाहिए कहीं ये नेगेटिव तो नहीं कर देगा, कि ये पता चला और ज्यादा खराब कर दे चीजों को। क्योंकि ये मान्यता कहाँ से चली मैं ये भी बता देता हूँ। यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर हो या नीच का हो तो व्यक्ति की शादी में अड़चने आती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुखराज पहनाया जाता है। और पुखराज पहनाने के बाद ये देखा गया है कि 80-90% लोगों की शादी हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति बलि हो जाता है। तो बृहस्पति जब आपका बलि हो रहा है तो वो गोचर में बलि किया जा रहा है, और जब उसको पहनाया जाता है तो उसके जो पहनाने का तरीका है और जो उस पर जाप किए जाते हैं वो विवाह के लिए ही करके पहनाया जाता है। एक एक कार्य को सर्टेन बिठाकर तब वो पत्थर पहनाया जाता है। पहनने वाले के मन में भी इस प्रकार का संकल्प होता है या मन में इस प्रकार की इच्छा होती है कि अब मैं पहन रहा हूं तो मेरी शादी हो जाएगी। पहनाने वाले का भी इसी प्रकार होता है, जाप करने वाले का भी इसी प्रकार होता है। तो जो तरंगे चलती हैं मन में से वो तरंगे उसके ऊपर वैसा ही इफेक्ट डालती हैं और उस कार्य को आगे पूर्ण करने के लिए वो उसमें सहायक हो जाती हैं और कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे पुखराज ना पहनाइए, आप किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसमें कुछ और भी उपाय कराए जाते हैं। जैसे केले के वृक्ष की जड़ पहना दी जाती है कई बार, या के बृहस्पतिवार के व्रत करने को भी बोला जाता है। अब ये जो केले की जड़ पहनाना या बृहस्पतिवार के व्रत है इनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव ही करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम उपाय ऐसे देने की कोशिश करें कि जिससे कि व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव ना पड़ता हो। आज की डेट में जो ज्यादातर उपाय लिखे जाते हैं वो इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि उपाय लेने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि मुझे 24 घंटे में लाभ हो। मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती तो ज्योतिष करने वाले पंडित जी लोग उस व्यवस्था को सबसे पहले अपने ऊपर लागू करते, और लागू करने के पश्चात उनको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि आप ये उपाय कर लीजिए वो उपाय कर लीजिए। वो तो एक जादू की छड़ी के समान हो जाता कि हम अपने ऊपर घुमा रहे हैं और अपने काम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई अपने पास आई हुई एक दिव्य अलौकिक चीज को दूसरे को नहीं देना चाहता। पंडित जी एक हमारे व्यूअर हैं रवि नाम के, जो बोल रहे हैं कि जी मेरी जन्मपत्री में कर्क लग्न में शनि बैठा है लग्न में, क्या ये जी। अच्छा है या बुरा है? देखिए, कर्क लग्न में बैठा हुआ जो शनि होता है उसको कई प्रभावों से अच्छा भी माना गया, कई प्रभावों से बुरा भी माना गया। यदि कर्क लग्न में शनि बैठा हुआ हो
और उसके अंश कितने हो ये मालूम हो, तो उसके हिसाब से चीजों का पता चलता है। सर्वप्रथम एक बात। दूसरी बात, चूंकि वो प्रथम भाव में बैठा है, प्रथम भाव को तनु भाव भी कहा जाता है, तो उनका चेहरा हल्का सा डिम होना चाहिए कलर में। चेहरे मोहरे की बनावट इस प्रकार की हो कि उनको थोड़ा सा उम्र दराज दिखना चाहिए। और चूंकि शनि जो है, शनि की जो दृष्टि होती है, शनि अपनी तीसरी दृष्टि और सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि में देखता है। तीसरी दृष्टि से भाई बहनों के घर पे देखेगा, भाई बहनों से बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी अगर शनि पॉजिटिव होगा, और नहीं होगा तो भाई बहनों से बहुत अच्छी नहीं बनेगी। सप्तम भाव में पत्नी का घर होता है, पत्नी के घर में दाम्पत्य जीवन है जब शनि की दशा लगेगी। तो शनि यदि पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ रहा हो, पॉजिटिव इफेक्ट कब छोड़ेगा, जब आप अपने मुंह से कोई झूठ ना बोले, सत्य के ऊपर टिके रहें, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा गया, शनि ग्रह को न्याय का ग्रह बोला जाता है। तो वो लाग लपेट और थोड़ा सा मतलब जो कहते हैं ना आडंबर, इधर उधर दिखावा, वो सब बर्दाश्त नहीं करता है। तो पत्नी के साथ में भी वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा कि यहाँ तुम ठीक हो, यहाँ तुम गलत हो। और जब वो नवम भाव सॉरी दसम भाव को देखता है तो वो कर्म का भाव होता है। तो शनि जब यदि अच्छा होगा और दसम भाव में कर्म भाव को देखेगा तो वो आपको इतना ऊंचा बढ़ा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट। उम्मीद है रवि जी की वो जो उन्होंने पूछा था जवाब मिल गया होगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग इस चीज से त्रस्त होते हैं, क्या काल सर्प योग का कोई इलाज होता है, या जी, काल सर्प काल योग? सर्प योग का, हाँ, काल सर्प योग का इलाज भी होता है। काल सर्प योग जो है उसमें ये कहा जाता है कि राहु और केतु के बीच में आने वाले सारे ग्रह यदि फंसते हो, यानी सारे ग्रह एक ही तरफ हो जाते हो, तो काल सर्प योग लगता है। राहु जो है वो सर्प का मुख है और केतु जो है वो सर्प की पूंछ है। राहु जो है वो हमेशा वक्री चलता है, यानी जैसे अगर मैंने आपको बताया कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि, तो हम ऐसे ही मानते हैं पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव। आप समझिए कि राहु जो है प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है। प्रथम भाव में राहु होने के बाद राहु क्या करेगा, उल्टा चलेगा, यानी एक से दूसरे घर में नहीं जाएगा, वो पहले से 12वें घर में जाएगा, 12वें से 11वें में आएगा, 11वें से 10वें में आएगा, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है। तो यदि ग्रह 12वें, 11वें, 10वें, 9वें और छठे ग्रह में घर में या पहले और 7वें घर के अंदर ही सारे ग्रह बैठते हों तो हो गया काल सर्प योग। लेकिन अगर यही ग्रह दूसरी साइड में चले जाएं, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें घर तक यदि ग्रह फंस जाए, तो उस कंडीशन में ये काल सर्प योग नहीं, इसे काल अमृत योग कहा गया, क्योंकि सांप के आप पीछे हो गए, यानी सांप की पीठ की तरफ चले गए। अब वो ग्रहों को ग्रसित नहीं कर रहा है। काल सर्प योग क्यों कहा गया, क्योंकि सर्प जो है वो सारे ग्रहों की स्थिति को ग्रस लेता है। 12 भाव में बैठने वाले राहु का अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग नाम से उनको काल सर्प योग में पुकारा जाता है। जैसे अनंत काल सर्प योग हो गया और काल के हो गया, अलग अलग नामों के काल सर्प योग बताए गए हैं और इनका उपाय होता है। काल सर्प योग लगने से होता क्या है, काल सर्प योग लगने से आपके कार्यों में बाधा आएगी, अकाल मृत्यु के योग बन जाते हैं। लेकिन काल सर्प योग जिसकी कुंडली में हो और अगर उसकी शांति करा ली जाए तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा तरक्की के योग भी बनाता है, ये पीक पे जाता है। जैसे कि इंदिरा गांधी की कुंडली में काल सर्प योग था, राजीव गांधी जी की कुंडली में भी काल सर्प योग था। तो ऐसे उच्च शिखर पे बैठे हुए लोगों की कुंडली में भी काल सर्प योग होता है, लेकिन इसका उचित उपाय या शांति करा लेने से चीजें ठीक हो जाती हैं। तो उपाय होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ज्योतिष में आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका उपाय ना होता हो। हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका उपाय नहीं होता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। ज्योतिष ये कहता है हर चीज संभव है। और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ज्योतिष भी ये कहता है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप माने तो पूर्ण रूपेण माने, नहीं तो ना माने। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होकर उस काम को करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा जांचा परखा वो है कि जिन लोगों के मन में शंका रहती है उनको उपाय काम नहीं करता है, और जिन लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से एकदम समर्पित हो गए कि हम ये कर रहे हैं और हमारा काम होगा, उनका कार्य सफल होता है। पंडित जी, आज आपसे एक अच्छी चर्चा रही, ग्रहों के बारे में बताया। जी उम्मीद है हमारे दर्शकों को और बताएंगे आज ज्योतिष के बारे में। अभी के लिए धन्यवाद, फिर एक और टॉपिक के साथ जी दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद जी, जय माता दी।